वेलकम बच्चों, कैरियर मेकर के इस YouTube चैनल पर मैं अनुराग तिवारी आज दूसरी क्लास लेके आया हूं, जिसका टॉपिक रहेगा रक्त के घटक। आपको पहली क्लास कल हमने पढ़ी थी परिसंचरण तंत्र में हृदय के बारे में, और कल मैंने कहा था कि आज दूसरी क्लास में हम रक्त के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस क्लास को। ठीक है बच्चों, रक्त के घटक। सबसे पहले आज हमें पढ़ना है कि रक्त में कितने प्रकार के घटक या रक्त के कंपोनेंट्स जो होते हैं वो कितने पाए जाते हैं। तो रक्त में 4 प्रकार के घटक मुख्य तौर पर पाए जाते हैं। पहला है प्लाज्मा, दूसरा है आरबीसी अर्थात रेड ब्लड कॉर्पसल्स, और तीसरा होता है डब्ल्यूबीसी अर्थात व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, और चौथे होते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रक्त के बारे में। तो रक्त के घटक है, पहला है प्लाज्मा, दूसरा है लाल रक्त कणिकाएं आरबीसीज, और तीसरा है डब्ल्यूबीसीज लाल रक्त कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में कि प्लाज्मा क्या होता है। ये है प्लाज्मा, और प्लाज्मा जो है ये रक्त का तरल घटक है। प्लाज्मा कैसा है? रक्त का तरल घटक है। आपने इसे देखा होगा बचपन में, कभी भी आपको चोट लगी होगी, थोड़ी देर तक रक्त बहता है उसके ऊपर, उसके बाद उस स्किन पे एक थोड़ी सी पपड़ी जम जाती है, और कभी कभी एक पतला सा महीन एक तरल द्रव बाहर निकलता है, वो है आपका प्लाज्मा। ठीक है ना। तो रक्त का एक तरल घटक है ये, और यह रक्त की मात्रा का लगभग 55% है। मतलब जो हमारा रक्त है उसमें 55% प्लाज्मा होती है। कितना होता है बच्चों? 55% प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा में लगभग 90% पानी होता है। पानी अर्थात H2O। तो प्लाज्मा में लगभग 90% पानी होता है, और शेष 10% में आयन होते हैं, गैसें होती हैं, प्रोटीन होता है, और पोषक अणु होते हैं। जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं अर्थात सूक्ष्म पोषक तत्व और दीर्घ पोषक तत्व, वो भी इसी में पाए जाते हैं। ठीक है, और थोड़ी बहुत अपशिष्ट पदार्थ पाया जाता है जो धीरे धीरे नष्ट होता रहता है शरीर में। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं प्लाज्मा के कार्य, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा या वर्क ऑफ प्लाज्मा। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये इसका पहला पॉइंट है कि यह उचित और अनुकूलित रक्तचाप को बनाए रखता है। मैंने कल की क्लास में बताया था कि जो आपका ब्लड प्रेशर है अर्थात रक्तचाप है, ये रक्तचाप हेल्स नामक वैज्ञानिक ने एक जानवर घोड़े का रक्तदाब सबसे पहले नापा गया था। और यहाँ पे ये बात आपको नोट कर लेनी है कि रक्तदाब जो है अर्थात रक्तचाप जो है वो जिस मीटर से मापा जाता है उसे कहा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। इसे क्या कहा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, तो रक्तदाब नापने के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है उसे कहा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। आपको ये भी याद रखना है प्यारे बच्चों कि स्फिग्मोमैनोमीटर ये बहुत समय से चल रहा है। इस समय इलेक्ट्रॉनिक स्फिग्मोमीटर भी आ गए हैं। ठीक है, तो मनुष्य का जो सामान्य रक्तदाब होता है वो होता है 120/80 mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg इसलिए कहा जाता है प्यारे बच्चों क्योंकि इसमें पारा नापा जाता है। पारा आप देखेंगे ऐसे वो ऊपर चढ़ता है, जब डॉक्टर्स कभी नापते हैं तो वो mm ऑफ Hg में ही नापा जाता है। ठीक है, तो मनुष्य का सामान्य जो रक्तदाब है वो कितना होता है? 120/80 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है कि प्रोटीन की आपूर्ति करना जो क्लॉटिंग के लिए जरूरी है। क्लॉटिंग अर्थात जब भी शरीर में चोट लगती है तो ऐसा नहीं होता कि हमारा रक्त लगातार प्रवाहित होता रहे या बहता रहता है। उसमें धीरे धीरे वहां पे कुछ प्रोटीन फाइबर्स जाके जमती हैं और वहां पे क्लॉटिंग की प्रक्रिया हो जाती है, अर्थात थोड़ी देर बाद रक्त का बहना ऑटोमेटिक बंद कर देता है। तो वो क्या होते हैं? प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं जो एक जाल बनाते हैं जिसे फाइब्रिनोजन प्रोटीन कहते हैं। और वो फाइब्रिनोजन प्रोटीन फाइब्रोइड्स जो है वो क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो रक्त का बहना रोक देते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, और यही शरीर में प्रतिरक्षा प्रदान करती है। प्रतिरक्षा का मतलब अगर वो खुला रह जाएगा, उसमें फाइब्रिनोजन प्रोटीन नहीं जमेगा, में से संक्रमण हमारे शरीर में कोई भी सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो शरीर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, तो वो शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करती है। तीसरा है कि शरीर में एक उचित पीएच संतुलन को बनाए रखता है।
पीएच वैल्यू, और पीएच वैल्यू की खोज किसने की थी? एच सोरेनसन ने की थी। आपको ये याद रखना है प्यारे बच्चों कि पीएच वैल्यू की खोज एच सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी, जिसमें उसने एक पीएच स्केल दिया था, एक पीएच स्केल दिया था जिसे 0 से लेके 14 भागों तक बांटा गया, और 0 से 14 के बीच में एक 7 नंबर आएगा जो कैसा होगा? उदासीन होगा, उदासीन होगा। तो 0 से लेके 7 तक ये एसिडिक होंगे, अर्थात नेचर में कैसे होंगे? अम्लीय होंगे, और 7 से लेके 14 तक जो होगा वो एल्कलाइन होगा। कैसा होगा प्यारे बच्चों? एल्कलाइन होगा, अर्थात क्षारीय होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये अम्लीय होगा और क्षारीय होगा। तो ये पीएच नियंत्रण का, पीएच रेगुलेटर का कभी काम कौन करता है? हमारी प्लाज्मा करती है। उसके बाद ये मानव शरीर में होमियोस्टेसिस को बनाए रखती है। होमियोस्टेसिस को हिंदी में कहा जाता है समस्थैतिकता। क्या कहते हैं? समस्थैतिकता कहते हैं। ठीक है, तो ये समस्थैतिकता को भी बनाए रखने में सहायता करता है। आगे बढ़ें। अब आते हैं लाल रक्त कोशिकाएं या आरबीसी। आरबीसी को इंग्लिश में बोलते हैं रेड ब्लड कार्पसल्स, कार्पसल्स। ठीक है ना, लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, तो लाल रक्त कणिकाओं का काम इतना है कि लाल रक्त कणिकाओं जो है, ये लाल रक्त कणिकाएं या एरेथ्रोसाइट्स के रूप में पाई जाती हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? या कि आरबीसी कहेंगे, या इसी को एरेथ्रोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? एरेथ्रोसाइट्स कहते हैं। और जो सिंगल आरबीसी होती है, वो सिंगल आरबीसी का कलर कैसा होता है? पिंकिश रेड होता है। कैसा होता है? पिंकिश रेड होता है। ठीक है, इसका कलर कैसा होगा? पिंकिश रेड होगा। और ये एक के ऊपर एक बहुत सारे, जैसे सिक्कों की लड़ी होती है, सिक्कों की ढेरी होती है, उस स्टैक के रूप में ऐसे एक के ऊपर एक रखी रहती हैं। इसीलिए ये हमें प्लूरल फॉर्म में या संग्रहित फॉर्म में कैसी दिखती हैं? रेड दिखती हैं। ठीक है, तो कभी भी सिंगल आरबीसी का कलर नहीं पूछा गया, पर अगर कभी पूछा जाए तो आपको ये याद रखना है कि सिंगल आरबीसी का जो कलर होता है वो कैसा होता है? पिंकिश होता है, पिंकिश रेड होता है। ठीक है, और उसके बाद जब उसका बहुत सारी ढेरी हो जाएगी, उन कणिकाओं की बहुत सारा जमाव हो जाएगा, तो वो कैसा दिखाई देता है? हमें रेड दिखाई देता है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, तो लाल रक्त कोशिकाएं जो हैं वो डिस्क के आकार की, मैंने बताया एक सिक्के के आकार या एक डिस्क के आकार की होती हैं, जिनमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है जिसमें ग्लोबिन प्रोटीन होती है, और हीम जो है वो आयरन है, Fe है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन में हीम आयरन है और ग्लोबिन प्रोटीन होती है। तो लाल रक्त कणिकाएं दो चीजों से मिलकर बनी है, एक तो है उसमें हीम आयरन और ग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं, जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर की सभी कोशिकाओं और अंगों तक पहुंचाने के लिए आवश्यक है। और इन कोशिकाओं और अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उत्सर्जन के लिए फेफड़ों तक ले जाती है। कल की चर्चा अपनी जब हुई थी, हृदय के परिसंचरण तंत्र को हमने पढ़ा था, तो उसमें क्या हुआ था कि हमने पढ़ा है कि किस प्रकार से रक्त अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा के द्वारा दाएं आलिंद में आता है, और दाएं आलिंद से ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा कहा जाता है दाएं नीले में जाता है। दाएं नीले के बाद यह पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी धमनियों के द्वारा दोनों फेफड़ों अर्थात दाएं फेफड़े और बाएं फेफड़े दोनों में पहुंचता है, और वहां से महाशिरा द्वारा आने वाला रक्त कैसा होता है? वी ऑक्सीजन युक्त होता है, अर्थात ऑक्सीजन विहीन होता है, और उसे फेफड़ों में ही ऑक्सीजन युक्त रुधिर में बदला जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस कहाँ होती है? कल की क्लास में हमने पढ़ा है कि अशुद्ध रुधिर फेफड़ों हृदय तक आता है, हृदय से फेफड़ों में जाता है, और फेफड़ों से वह रुधिर शुद्ध होकर कहाँ जाता है? हमारे पुनः हृदय में आता है बाएं आलिंद में, और बाएं आलिंद से बाएं नीले में बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा जाता है, और बाएं नीले से वह महाधमनी द्वारा अग्र महाधमनी और पश्चिम महाधमनी से संपूर्ण शरीर में प्रवाहित कर दिया जाता है प्यारे बच्चों। याद रहेगा आपको? आगे बढ़ते हैं। आपको यह भी याद रखना है कि जो आरबीसी है केवल ऊंट और लामा में केंद्रक पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ऊंट और लामा। लामा एक जीव है, जब आप बायो को और आगे विस्तार से हम पढ़ेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि लामा भी एक जीव है। तो ऊंट और लामा के अलावा किसी के भी आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, और रक्त का जो निर्माण है, इस आरबीसी का जो निर्माण है वो कहाँ होता है? हमारा बोन मैरो में होता है। बोन मैरो मतलब अस्थियों के बीच का स्थान
अस्थियां खोखली होती हैं, अस्थियां सॉलिड, अस्थियों का ऊपरी आवरण सॉलिड होता है, कठोर होता है, लेकिन उसके अंदर क्या होती है, खोखली, हॉलो होती है। तो उन हॉलो बोन्स में, उस अस्थि मज्जा में, उस अस्थि गुहा में रक्त का निर्माण होता है या आरबीसी का निर्माण होता है प्यारे बच्चों, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है, और आरबीसी का जो लाइफ स्पॉन है, जीवन काल है, आरबीसी का जो लाइफ स्पॉन है, मतलब एक आरबीसी जो अस्थि मज्जा में बने और वह रक्त वाहिकाओं के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है, यह अस्थि मज्जा से निकलने वाली आरबीसी 120 दिन तक, लगभग 4 महीने तक जीवित रहती है। इसीलिए प्यारे बच्चों कहा जाता है कि रक्तदान महादान। आप यदि रक्तदान करते हैं, किसी को ब्लड देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 4 महीने बाद वो आरबीसी ऑटोमेटिक नष्ट हो जाएंगे, ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगे। और वो डिलीट कहाँ होती हैं या नष्ट कहाँ होती हैं, प्लीहा में होती हैं, स्प्लीन में होती हैं। यकृत में पाए जाने वाले एक अंग है स्प्लीन या प्लीहा, और इसीलिए प्लीहा को हम क्या कहते हैं, ग्रेव यार्ड कहते हैं। ग्रेव यार्ड मतलब कब्रिस्तान। तो आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वो किसे कहा जाता है, यकृत में पाए जाने वाला स्प्लीन या प्लीहा को कहा जाता है। लास्ट पॉइंट यही है कि आरबीसी जो है वो लीवर और प्लीहा में नष्ट होती हैं, और प्लीहा, प्लीहा को क्या बोलते हैं, स्प्लीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्प्लीन बोलते हैं। और इसी स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। कब्रिस्तान अर्थात ग्रेव यार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, ग्रेव यार्ड कहते हैं। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं के कार्य, ये फंक्शन है आरबीसी के। सबसे पहला है कि फेफड़े से कोशिकाओं और अंगों तक ऑक्सीजन का ये परिवहन करते हैं। ये कल की क्लास में अपन पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से और बहुत विस्तार से पढ़ चुके हैं प्यारे बच्चों, इसलिए इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए कि आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई करती है पूरे शरीर में। आपको ये हमेशा याद रखना है कि आरबीसी का मुख्य काम क्या है, शरीर में ऑक्सीजन, शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन की सप्लाई करना, ताकि वे सुचारू रूप से काम कर सकें। ठीक है, उसके बाद उत्सर्जन के लिए कोशिकाओं और अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाती हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे शरीर में काम करने के दौरान उत्पन्न हुई, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये हृदय तक लाती हैं, और फेफड़ों से ये हमारे नासिका गुहा द्वारा या नासा छिद्र द्वारा इस एटमॉस्फेयर में मिला दी जाती है। ये आरबीसी का मुख्य काम है प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं या डब्ल्यूबीसी पर। ये व्हाइट ब्लड कार्पसल्स हैं, अर्थात श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। कैसी हैं ये, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। ठीक है, तो श्वेत रक्त कोशिकाओं को श्वेत रक्त कणिकाओं या ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। अब आपको यह याद रखना है कि हमने इसके पहले पढ़ा था कि आरबीसीज को क्या कहा जाता है, आरबीसीज को कहा जाता है एरेथ्रोसाइट्स। क्या कहते हैं, एरेथ्रोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, और डब्ल्यूबीसीज को क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। तो आरबीसीज को एरेथ्रोसाइट्स कहा जाता है और डब्ल्यूबीसीज को ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, और इन डब्ल्यूबीसीज का जो लाइफ स्पॉन है, जीवन काल है, लाइफ स्पॉन अर्थात जीवन काल, ये लाइफ स्पॉन कितना होता है, 13 से 20 दिन, अर्थात 2 से 3 हफ्ते। कितना होता है, 2 से 3 हफ्तों का। और उसका कितने हफ्ते का होता है, 16 हफ्तों का, अर्थात 4 महीने का। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी में एक न्यूक्लियस पाया जाता है, एक नाभिक पाया जाता है, एक न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि आरबीसी में कोई भी नाभिक नहीं पाया जाता। 2 एक्सेप्शन है उसमें, ऊंट और लामा। ये आपको याद रखना है प्यारे बच्चों। ठीक है, यहां तक की कहानी आपको समझ में आ रही है। चलिए अब अपन इसको आगे और विस्तार से पढ़ते हैं। ये है डब्ल्यूबीसी के प्रकार। तो डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती है, एक होती है ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरी होती है एग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है, तो ग्रेन्युलोसाइट्स क्या है, जिसमें वो डब्ल्यूबीसीज जिसमें कण पाए जाएंगे, कणकीय डब्ल्यूबीसी है ये, कणकीय, जिसमें कण पाए जाएंगे, ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे कण पाए जाएंगे, तो उस कणकीय डब्ल्यूबीसीज को कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स। और जिसमें कण विहीन होगी, जिसमें कण नहीं पाए जाएंगे, वो कहलाएगी एग्रेन्युलोसाइट्स डब्ल्यूबीसीज। कैसी कहलाएंगी, एग्रेन्युलोसाइट्स डब्ल्यूबीसीज। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है प्यारे बच्चों।
उसके बाद आता है श्वेत रक्त कोशिकाओं के कार्य, फंक्शन। ठीक है, ये आपको इनके फंक्शंस याद रखने हैं। जो पहला फंक्शन है कि श्वेत रक्त कोशिकाएं संक्रमण के खिलाफ, हमेशा आप देखिएगा जब भी डॉक्टर्स आपके शरीर में कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है, कभी भी आपको चोट लग जाए, आपको बुखार आने लगे, तो जब भी आपको फीवर आती है, माइल्ड फीवर हो या तेज हो, जब भी होगा तो डॉक्टर आपको एक जांच के लिए बोलता है जिसे कहा जाता है सीबीसी। सीबीसी का मतलब है कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है ना, अपन ब्लड के बारे में पूरा पढ़ते हैं। तो ये ब्लड में 4 ही चीजों की टेस्टिंग होती है। किसकी किसकी होती है? सबसे पहले वो देखते हैं कि आरबीसीज कितनी है, फिर आपको देखा जाता है कि डब्ल्यूबीसीज कितनी है, और उसके बाद उसमें क्या आ जाता है कि आपके उसमें प्लेटलेट्स कितनी है। तो आरबीसीज का काउंट चेक किया जाता है, डब्ल्यूबीसी का काउंट चेक किया जाता है, और प्लेटलेट्स का काउंट चेक किया जाता है कि संक्रमण कैसे है। और डब्ल्यूबीसी का काउंट हमेशा बढ़ा हुआ मिलता है। नॉर्मल डब्ल्यूबीसी का जो काउंट है वो कितना है? 4000 से 11000 होता है। और कभी भी आपके शरीर में संक्रमण हो, कभी भी आपको बुखार हो, आप सीबीसी जांच करवाएंगे तो ये काउंट, डब्ल्यूबीसी का काउंट हमेशा कैसा होगा? बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि हम ये जो है ये संक्रमण की जगह पर पहुंचती हैं और प्रतिरोध प्रदान करती हैं। कैसा करती हैं? संक्रमण की जगह पर प्रतिरोध, अर्थात हमारे शरीर में जब भी कोई फॉरेन बॉडी या कोई जीव प्रवेश करते हैं, सूक्ष्म जीव, तो वो उनके खिलाफ जाके, ये एक सेना है जो उनसे जाके लड़ने का काम करती है। तो अचानक से सेना में क्या हो जाती है? वृद्धि। और उस सेना में वृद्धि के कारण उनका काउंट जो है, उनके जो नंबर्स हैं, उनकी जो संख्या है वो बढ़ जाती है। तो ये संक्रमण के खिलाफ क्या करती हैं? हमको प्रतिरोध प्रदान करती हैं, इम्यूनिटी प्रदान करती हैं। ठीक है, तो हमेशा इस चीज को याद रखना है प्यारे बच्चों। अब आते हैं प्लेटलेट्स पे। चौथा पॉइंट मैंने शुरुआत में बताया। ठीक है, आप देखें कि रक्त के घटक में जो चौथा पॉइंट था वो किसका था? प्लेटलेट्स का था। तो प्लेटलेट्स के बारे में अब अपन पढ़ेंगे। तो प्लेटलेट्स क्या करती हैं? ठीक है, तो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के रूप में जाना जाता है। थ्रोम्बोसाइट्स मतलब जब भी कभी चोट लगेगी तो ये प्लेटलेट्स जो हैं ये वहां पे जाके जमना शुरू कर देती हैं, थ्रोम्बोसाइट्स हैं। तो ये थ्रोम्बोसाइट्स के रूप में उसके आजू बाजू एक सूजन आ जाती है। सूजन आ जाती है जब भी आपको चोट लगती है, तो वो सूजन किसके कारण है? उस थ्रोम्बोसाइट के कारण है। ठीक है, तो उस थ्रोम्बोसाइट के कारण वो वहां पे जाके इकट्ठा हो जाती हैं। और प्लेटलेट्स में भी एक नाभिक की कमी होती है, मतलब ये भी न्यूक्लियस विहीन है, नाभिक विहीन होती हैं। ठीक है ना, नाभिक विहीन होती हैं। ये याद रखना है कि आरबीसी के जैसी होती हैं ये न्यूक्लियस के उसमें केस में, इसमें भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है प्यारे बच्चों। उसके बाद मानवों में इन प्राइमेट्स, मानव को क्या कहा जाता है? प्राइमेट्स या ह्यूमन, प्राइमेट्स और ह्यूमन, प्राइमेट्स और ह्यूमन में इनका जो जीवन काल है लगभग 1 से 1.5 हफ्ते का होता है, अर्थात 8 से 1 और 1.5 वीक। ठीक है, तो 1 से 1.5 हफ्तों का होता है। उसके बाद अस्थि मज्जा में प्लेटलेट्स भी बनते हैं। अस्थि मज्जा में पहला निर्माण किसका हुआ था? रक्त का, आरबीसीज का, पढ़ा है हमने। तो अस्थि मज्जा में रक्त का भी निर्माण होता है, और उसी अस्थि मज्जा में आपके किसका निर्माण होता है? प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि प्लेटलेट्स का निर्माण भी कहां होता है? बोन मैरो में होता है या अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद जैसे आरबीसी जो है वो स्प्लीन में, प्लीहा में नष्ट हो जाती है। कहां खत्म हो जाती है ये? प्लीहा में। प्लीहा, प्लीहा अर्थात स्प्लीन में आरबीसी भी नष्ट होती है और प्लेटलेट्स भी स्प्लीन में ही नष्ट हो जाती है प्यारे बच्चों, याद रहेगा आपको। चलिए अब आते हैं प्लेटलेट्स के कार्य, वर्क जो है या फंक्शन। फंक्शन तो प्लेटलेट्स जो हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में, मैंने शुरुआत में बताया कि प्लेटलेट्स जो है वो किस में मदद करती हैं? ब्लड को क्लॉट करने में, ब्लड को जमाने में, रक्त को जमाने में, रक्त के स्कंदक के रूप में काम करती हैं, और ये रक्त स्राव को रोकने का काम करती हैं। ठीक है, दूसरा ये क्षतिग्रस्त रक्त वाहिका को भी ठीक करती हैं। मान लीजिए जैसे आप बीमार हैं,
आपको इंजेक्शन लगाए जाते हैं, आपको निडल्स लगती हैं, ड्रिप चढ़ती है, ठीक है। तो एक परमानेंट आपको लगा दी जाती है जिसमें से बार बार आपके शरीर को छेदा ना जाए, तो उसके कारण वो जो रक्त वाहिका है, शिरा हो या वो रप्चर हो जाएगी, उसमें एक छेद बन जाएगा। तो उसको ठीक करने का, आप उसके लिए अलग से कोई चीज नहीं ले रहे हैं, तो उसको ठीक करने का काम भी कौन करती है? प्लेटलेट्स करती हैं। जैसे ही उसे निकाला जाएगा वहां पे प्लेटलेट्स जाके, जैसे मान लीजिए ये एक रक्त वाहिका है और यहाँ पे हमने क्या किया, एक निडिल को लगा दिया, ठीक है, एक निडिल को ऐसे ये इंसर्ट कर दिया। अब जब भी इसे यहां से रिमूव किया जाएगा तो यहां पे क्या होगा, एक स्पॉट बन जाएगा। तो इस स्पॉट पे कौन आके जम जाएंगी, यहां पे ऐसे ये प्लेटलेट्स जम जाएंगी। कौन जम जाएंगी? प्लेटलेट्स जम जाएंगी, ठीक है। तो ये प्लेटलेट्स यहाँ पे जम जाती हैं ताकि ये रक्त वाहिका को क्या कर सकें, ठीक कर सकें, अब उससे बार बार ब्लड ना निकले, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है प्यारे बच्चों। अब ये रक्त के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है, रक्त के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य कि रक्त और रक्त विकारों को अर्थात ब्लड डिसऑर्डर के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं। ये आपको याद रखना है कि रक्त के विकारों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी कहते हैं, ठीक है, हेमेटोलॉजी कहते हैं। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, मैंने पहले ही बताया कि हीमोग्लोबिन जो है, हीम प्लस ग्लोबिन, तो हीम क्या है? ये एक आयरन है और ग्लोबिन एक प्रोटीन है। दो चीजें होती हैं, आयरन प्लस प्रोटीन, वो मिलाकर बनता है क्या? हीमोग्लोबिन, ठीक है। पुरुषों और महिलाओं के लिए हीमोग्लोबिन का स्तर अलग अलग होता है, ये आपको याद रखना है कि पुरुषों में और महिलाओं में जो हीमोग्लोबिन का स्तर है, सामान्य तौर पे पुरुषों में एचबी काउंट जो है, एचबी काउंट वो कितना होता है? 12.5 टू 16.5, और महिलाओं में हीमोग्लोबिन जो है वो कितना होता है? 11.5 टू 13.5 तक होता है, ये आपको याद रखना है। तो महिलाओं और पुरुषों में, अब महिलाओं में हीमोग्लोबिन का स्तर क्यों कम होता है, ये एप्लीकेबल पता है आपको कब तक के लिए है? ये एप्लीकेबल है आपको 12 से 50 की एज ग्रुप की महिलाओं के लिए। क्यों? क्योंकि उस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही होती है और उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के कारण लगातार रक्त हर माह बहता है या रक्त का स्राव होता है। इस कारण से उनके शरीर में ब्लड काउंट और आरबीसी की मात्रा भी या हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम होती जाती है। तो आपको ये एक सामान्य तौर पे याद रखना है, ठीक है। उसके बाद एनीमिया। एनीमिया क्या है? जब रक्त शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाए। यदि हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो शरीर में एक डिसऑर्डर, एक ब्लड डिसऑर्डर या एक रक्त विकार उत्पन्न हो जाएगा, जिसे हम एनीमिया कहते हैं। तो एनीमिया का एकमात्र मतलब यह है कि रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो एनीमिया क्या कहा जाएगा? रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना एनीमिया है, क्लियर। उसके बाद विटामिन के, तो विटामिन कुल कितने हैं? चलिए थोड़ी देर में बताता हूं मैं इसको। तो विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है, अर्थात थ्रोम्बोसाइट सेल के साथ या फाइब्रिनोजन के साथ या फाइब्रिनोजन के निर्माण में कौन काम करता है? विटामिन के। विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। किसमें काम करता है? रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है, ठीक है ना। और ब्लड ग्रुप के कॉन्सेप्ट को लैंड स्टीनर ने 1900 में खोजा था। किसने खोजा था ब्लड ग्रुप के कॉन्सेप्ट को? लैंड स्टीनर, कार्ल लैंड स्टीनर ने इसे खोजा था, ठीक है। हेपेरिन, हेपेरिन जो है वो एक एंटीकोगुलेंट है। एंटीकोगुलेंट क्या होता है? देखिए अभी तक अपन ने बात की रक्त जमता है, अब रक्त जब शरीर के अंदर है, जब उसमें कोई चोट नहीं है, तो हमारे शरीर में लगातार रक्त बह रहा है, और जब थोड़ा सा चोट लग गई तो थोड़ी देर तक रक्त बहा, उसके बाद वो रक्त बंद हो गया। तो रक्त बंद होने के लिए फाइब्रिनोजन जिम्मेदार है, लेकिन क्लोज सर्किट में या बंद परिसंचरण
उस रक्त को बहाने के लिए एक एंटीकोगुलेंट, एक रक्त प्रतिस्कंदक पाया जाता है। तो रक्त प्रतिस्कंदक क्या है प्यारे बच्चों? रक्त प्रतिस्कंदक ऐसी चीज है जो रक्त को जमने से रोकता है। अगर वाहिकाओं में रक्त जम जाएगा, हृदय में रक्त जा रहा है वो जम जाएगा तो हार्ट अटैक की संभावना हो जाएगी। मस्तिष्क में जा रहा है, मस्तिष्क में यदि रक्त जाके जम गया तो उसे क्या कहेंगे? हेमोरेज कहेंगे। और उस हेमोरेज के कारण क्या होगा? मस्तिष्क जो है वो शून्य हो जाएगा, पक्षाघात हो जाएगा, लकवा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस कारण से वो रक्त नहीं जमे तो मानव शरीर में एक हेपेरिन पाया जाता है। एक हेपेरिन एंटीजन है जो एंटीकोगुलेंट का काम करता है, अर्थात बंद वाहिकाओं में ये रक्त को जमने से रोकता है। अब आप एक वर्ग के बारे में जानते होंगे प्यारे बच्चों, जिसे कहा जाता है हिरुडिनेरिया। क्या कहते हैं? हिरुडिनेरिया। आप इसका एक सामान्य नाम जानते हैं, जोंक या लीच, ठीक है। तो लीच, ये जो जोंक है बच्चों, इसकी लार में एंटी हिपेरिन हिपेरिन पाया जाता है, सॉरी, इसकी लार में क्या पाया जाता है? हिपेरिन या हिरुडिन पाया जाता है। और वो हिरुडिन क्या करता है? जब आपके शरीर में कभी जोंक लग जाती है तो वो उसको जमने नहीं देती, उस घाव होने के बाद भी उसे जमने नहीं देता, वो लार से बार बार उसे क्या करता रहता है? जागृत करता रहता है, और वो रक्त को चूस चूस के बड़ा हो जाता है, उसका शरीर का साइज बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये उसकी लार में पाया जाने वाला है। इस ग्रुप को आप याद रखिएगा कि हिरुडिनेरिया जो है वो केवल रक्त इसीलिए शक कर पाता है या चूस पाता है क्योंकि उसकी लार में हेपेरिन पाया जाता है या हिरुडिन पाया जाता है जो रक्त को जमने से रोक देता है, ठीक है। तो अब आते हैं अपने को दो चीजें, जैसे अपन ने बात की ब्लड ग्रुप की। ये ब्लड ग्रुप जो है इसे खोजा गया तो 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप अपन ने आज तक पढ़े हैं जो मुख्य रूप से पाए जाते हैं, ए, बी, ए बी और ओ। ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं। ठीक है। और इन ब्लड ग्रुप में इनके एंटीजेंस पाए जाते हैं, इनकी एंटीबॉडी पाई जाती है, और ये किसी न किसी को डोनेट कर सकते हैं अर्थात डोनर होते हैं, और किसी न किसी से ले सकते हैं अर्थात ये रिसेप्टर भी होते हैं। डोनर का अर्थात दाता और रिसेप्टर का अर्थात ग्राही, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप जो ए है उस ब्लड ग्रुप में जो उसका एंटीजन होगा वो भी ए होगा, बी का एंटीजन भी बी होगा, ए बी का ए बी ही होगा। अर्थात जब रक्त आपका निकाला जाता है तो जो उसकी ऊपरी परत है उसमें जो पाया जाएगा वो कहलाएंगे एंटीजन, और ओ या नल ब्लड ग्रुप का जो एंटीजन है वो भी ओ होगा। ए की एंटीबॉडी बी होगी, बी की एंटीबॉडी ए होगी, ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, और ओ में ए और बी दोनों एंटीबॉडी पाई जाएंगी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब ए किसे दे सकता है? तो स्वयं को तो हम दे ही सकते हैं, और किसे दे सकते हैं? जिसके पास एंटीबॉडी ना हो। किसको दे सकते हैं? जिसके पास एंटीबॉडी ना हो। तो ओ ए बी के पास एंटीबॉडी नहीं है, इसीलिए हम किसको दे सकते हैं? ए बी को दे सकते हैं। अब बी किसे दे सकता है? बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ए बी किसे दे सकता है? केवल ए बी को दे सकता है। ओ किसे दे सकता है? ए को दे सकता है क्योंकि इसमें एंटीजन ही नहीं है। ओ किसे दे सकता है? ए को दे सकता है, और किसे दे सकता है? बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, और ओ को दे सकता है, स्वयं को। तो इसके इस गुण के कारण, सभी को रक्त देने के कारण इसे कहा जाता है सार्वत्रिक दाता। क्या कहते हैं? सार्वत्रिक दाता या यूनिवर्सल डोनर। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। और अब ए ले किससे सकता है? तो ए ले सकता है स्वयं से, और किससे ले सकता है? ओ से। बी किससे ले सकता है? बी से और ओ से। ए बी किससे ले सकता है? तो ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, आप देख लीजिए, ठीक है ना। स्वयं से ले ही रहा है, ये स्वयं से ले रहा है, और किससे ले सकता है? ओ से ले सकता है, तो ओ से ले सकता है। इसके इस गुण के कारण जो ये सभी से रक्त ले सकता है इसे कहा जाता है सार्वत्रिक ग्राही। क्या कहते हैं? सार्वत्रिक ग्राही अर्थात यूनिवर्सल रिसेप्टर, ठीक है। और ओ किससे ले सकता है? केवल ओ से ले सकता है।
इस प्रकार आपको ये याद रखना है कि कौन सा रक्त ग्रुप किससे ले सकता है या रक्त समूह और किसको दे सकता है। अभी अपन ने बात की केवल ए बी और ओ की, ठीक है। अभी अपन ने पॉजिटिव और निगेटिव की बात नहीं की, जबकि जब हम हॉस्पिटल जाते हैं और हमारा ब्लड ग्रुप चेक होता है प्यारे बच्चों, तो हमें पॉजिटिव और निगेटिव ही बताया जाता है कि आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है या बी नेगेटिव है। इसी प्रकार अन्य में भी सॉरी। तो आपको ये याद रखना है, ये जो पॉजिटिव और निगेटिव के लिए है, ये काम करता है किस पे? RH फैक्टर पे। और ये इस RH फैक्टर की खोज हुई थी रीसस मकाका नामक एक बंदर पर, जिसे खोजा था कार्ल लैंड स्टीनर और वीनर ने। तो कार्ल लैंड स्टीनर और वीनर ने इसे खोजा था, ठीक है, वीनर। और इस पे क्या हुआ था कि अगर आप में RH फैक्टर, RH जो कारक है, RH जो फैक्टर है, यदि पॉजिटिव है तो आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, और यदि RH फैक्टर नहीं पाया जा रहा तो आप नेगेटिव ब्लड ग्रुप के होंगे। दुनिया में लगभग 90 to 93% जो लोग हैं वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के हैं, और 7 to 10% लोग जो हैं वो निगेटिव ब्लड ग्रुप के हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तक आपको ये चीज समझ में आई प्यारे बच्चों? मैंने कल कहा था कि आज की क्लास में अपन रक्त के घटक और उनसे होने वाले जो भी डिसऑर्डर हैं उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो परिसंचरण तंत्र में इतना 2 क्लासों में मैंने पूरे समझाने की कोशिश की है कि आपको सारी चीजें वे से तरीके से समझ में आ जाएं। धीरे धीरे करके आप इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, और आगे फिर से अपन किसी क्लास अगले एक पाचन तंत्र के उसमें मिलेंगे। तब तक यदि आप मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को आगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है मेरे बच्चों। धन्यवाद।